नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और श्री वेदा एकेडमी के YouTube वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के क्रम में यह हमारा वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हों आपने तो आई बटन पे जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हो। अब हम दोस्तों आज स्टार्ट कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण होता है ये, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम जो पढ़ेंगे तो हम पहले उसके आयामों की बात करते हैं कि कौन कौन से आयाम इसके आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम बात करें, नंबर 1 आयाम है हमारा, सबसे पहला वाला जो आयाम है हमारा, वो आयाम है हमारा नंबर 1 है पृष्ठभूमि। हम बात करेंगे पृष्ठभूमि पर, सिंधु घाटी सभ्यता की पृष्ठभूमि क्या रही है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, क्या हुआ है, हमें किस तरह से पता चला, यह हम पृष्ठभूमि की बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव की, कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ है, कैसे विकास हुआ। कालक्रम की बात करेंगे कि किस किस इतिहासकार के द्वारा इसका कालक्रम क्या क्या दिखाया गया है, कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इसका कालक्रम क्या है, और वर्तमान में अभी जो नया बजट पेश हुआ था 2020-21, इसके तहत सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या बताया गया। अगला हम बात करेंगे इसके विस्तार की, कि इसका विस्तार सिंधु घाटी का भारत में कहाँ से कहाँ तक था, इसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम स्थलों की, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल हैं, इन स्थलों की हम बात करते हैं। फिर बात करेंगे हम स्थलों की विशेषताओं की, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं तो इन महत्वपूर्ण स्थलों की हम डिटेल में जानकारी देखेंगे। फिर हम बात करते हैं स्थापत्य कला की, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी स्थापत्य कलाएं विकसित हुई थी। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर नगर नियोजन की, ये है नगर नियोजन की बात करेंगे। तो कौन कौन से नगर हैं, उनका नगर नियोजन किस प्रकार हुआ है। फिर हम बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था की, सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था कैसी थी। फिर हम बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था की, यहाँ का समाज कैसा था, समाज की व्यवस्थाएं कैसी थी। फिर हम बात करेंगे धार्मिक व्यवस्था की, कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म को लेकर के क्या बातें होती थी, क्या था, हमें किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, तो धार्मिक व्यवस्था कैसी होगी। फिर हम लास्ट में इसके पतन के कारणों की बात करेंगे, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसका पतन किस आधार पर और कैसे हुआ होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हैं हमारे आयाम। अब हम इनको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं, पर पहले हम थोड़ा सा इसे मैप से समझ लेते हैं। मैप में हम बात करें तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर थी। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में दोस्तों जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक, इधर उत्तर प्रदेश से लेकर के सुत कांगेडोर पाकिस्तान के क्षेत्र तक थी। अगर इन सभी स्थलों को मिलाते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता एक त्रिभुजाकार आकृति में हमें मिलती है। परंतु इसी सभ्यता के समकालीन कुछ सभ्यताएं थी। इराक ईरान वाले क्षेत्र में मेसोपोटामिया सभ्यता, इसी को सुमेरियन सभ्यता भी कहते थे। और यह हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका में यहाँ पर है मिस्र देश, और मिस्र में जो सभ्यता हुई थी उसे मिस्र की सभ्यता कहते हैं। और नील नदी गुजरती है विक्टोरिया झील से, विश्व की सबसे लंबी नदी जो मिस्र से गुजरती है, तो इसे नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ विशेषताएं और भी हैं, क्योंकि ये तीनों सभ्यताएं समकालीन सभ्यताएं मानी जाती हैं। तो जैसे बात करें कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दोनों सभ्यताएं जो है सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी गुना थी, तो ये दोनों सभ्यताओं को मिला तो 12 गुना अकेली सिंधु घाटी सभ्यता थी इन दोनों का। अगर हम अकेले मिस्र की सभ्यता का बात करें कि मिस्र की सभ्यता कितनी थी, तो मिस्र की सभ्यता का 20 गुना थी सिंधु घाटी सभ्यता, 20 गुना। चलो आइए दोस्तों हम इसके फैक्ट पर बात कर लेते हैं, पृष्ठभूमि पर बात कर लेते हैं। तो पृष्ठभूमि क्या है, 1826 एडी में चार्ल्स मेसन ने पहली बार
हड़प्पा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था, पहली बार वहाँ पर लेके गए थे, परंतु उस समय इतना जोर नहीं दिया गया और उसे छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद 1853 से 1856 यहाँ पर क्या हुआ कि कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन डाली जा रही थी। उस समय जो रेलवे लाइन डाली गई थी तो ब्रेंटन बंधु यहाँ कनिंघम के नेतृत्व में, जो कनिंघम थे, कनिंघम के नेतृत्व में ब्रेंटन ब्रदर्स, जो ब्रेंटन बंधु होते हैं, ये ब्रेंटन बंधुओं द्वारा क्या हुआ कि कुछ ईंटें निकाली गई। उन ईंटों को देखा गया तो पता चला कि यहाँ पर कोई से न कोई से सभ्यता है। अब उसके बाद में 1921 AD में जॉन मार्शल जो थे, इनकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी, आपको इसे ध्यान रखना है, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और पहला स्थल कौन सा मिला? हड़प्पा। जो स्थल खोजा गया उसका नाम रखा गया हड़प्पा, तो पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था। अभी तक हम अगर बात करें तो 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं अभी तक पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में। 2800 स्थलों की हमने खोज कर ली है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता जो हमने अभी बात की, इसकी खोज कैसे हुई, क्या हुआ, हमने बात की। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को कुछ और नामों से भी जानते हैं, तो क्या क्या नाम है उनके बारे में हम बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मैं एक एक पॉइंट पर विस्तृत आपको बताऊंगा तो आप उसको लिखते चलिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरी क्रांति भी कहते हैं और इसी को कांस्य युगीन संस्कृति भी कहते हैं। तो क्या है ये, हम इन सब पे बात करते हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई थी वो हड़प्पा की खोज ही हुई थी, इसलिए इस पूरी संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि भारत में जिस स्थान पर इस सभ्यता ने अपना विकास किया वो एक नदी के किनारे किया था और वहाँ से सिंधु नदी गुजरती है। तो बहुत सारे स्थल जो है, बड़े बड़े स्थल हमको सिंधु नदी के किनारे ही मिलते हैं, अर्थात सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। आगे बात करें सरस्वती सभ्यता। भारत में दोस्तों जब हम भारत में बात करते हैं, तो भारत में यहाँ से एक नदी गुजरती थी, बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी, उस नदी को ही सरस्वती नदी कहते हैं और इस नदी के दोनों तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र हमको मिलते हैं। इसलिए ये जो सिंधु नदी की जो सरस्वती नदी है, इस कारण इसके आसपास जो संस्कृति का उदय हुआ उसे हम सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब बात करें हम कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों इस समय तांबा और टीन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता था, तो तांबा और टीन को लेकर के यहाँ पर तांबा प्लस टीन को मिला करके ये कौन सी धातु बनाते थे? कांस्य धातु बनाते थे। कांसे का सर्वाधिक उपयोग होता था, कांसे की मूर्तियाँ मिलती हैं हमको, कांसे के हमको बर्तन मिलते हैं, तो इस कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये तो हमने बात की इसके नामों पर, क्योंकि कहीं भी किसी भी नाम से हमको क्वेश्चन मिलता है। अब हम बात करें, हमने प्रथम नगरीकरण की बात भी की। प्रथम नगरीकरण क्रांति क्यों कहा जाता है? इसलिए कहते हैं प्रथम नगरीकरण की क्रांति क्योंकि दोस्तों हमें इससे पहले कभी भी ऐसा नगरीकरण जैसी कुछ व्यवस्थाएं हमको नहीं मिली है। हमको पक्के घर मिलेंगे, पक्की ईंटों के बने हुए मकान मिलेंगे, चौड़े चौड़े रोड मिलेंगे, हमको राजपथ के साक्ष्य मिलेंगे, हमको घर सुव्यवस्थित ढंग से बने हुए मिलेंगे, अन्नागार के साक्ष्य मिलेंगे, स्नानागार मिलेंगे। तो ये क्या होता है? ये एक नगरीकरण का काल कहलाता है, नगरीकरण कहलाता है। तो हमको पहले नगरीकरण का काल इसे कहते हैं इन सब के कारण। चलिए हम बात करते हैं इसके उद्भव की। उद्भव क्या कैसे हुआ? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है वो कुछ इन 4 कारणों के आधार पर हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की 4 विचारधाराएं हैं। इन 4 विचारधाराओं को हम देखते हैं। नंबर 1, विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत, अर्थात ऐसे इतिहासकार जिन्होंने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो विदेशी संस्कृति से सीख करके हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी, भारत
ईरान इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, अर्थात मिस्र की सभ्यता के लोग या सुमेरियन सभ्यता के लोग जब वहाँ पर धीरे से बस गए और उन्होंने अपना विकास कर लिया, उसे ही इन्होंने विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत कहा है। आर्य संस्कृति से उद्भव, इन्होंने कहा कि मध्य एशिया से आर्य आए और आर्यों ने आ करके यहाँ पर अपना बसाव किया, तो आर्य संस्कृति से माना जाता है उद्भव। द्रविड़ संस्कृति से उद्भव, मतलब द्रविडियन जो लोग हैं, द्रविड़ कुल के जो लोग होते हैं वो आए भारत में। हम इन सबको एक एक को डिटेल में देखेंगे। वो आए और विकास किया और द्रविड़ संस्कृति से मत जाना जाता है। देशी उत्पत्ति का मत, अर्थात कि यहीं की सभ्यता के लोग यहीं से धीरे धीरे वो देख करके विकसित हुए और देशी उत्पत्ति का मत इनको माना जाता है। अब इन सबको मानने वाले कौन कौन हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत को। तो विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत की बात करें तो मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता, देशी उत्पत्ति का मत कहता है कि मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। वहाँ के लोग, मतलब मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता के लोग आए और भारत में आकर के उन्होंने धीरे से विकास किया। तो हड़प्पा के कुछ विकास, हड़प्पा का जो विकास हुआ था इनसे माना जा रहा है। कहाँ तक ये सही है कि नहीं है, इसकी हम बात करते हैं। हड़प्पा का विकास, इस मत को मानने वाले जो लोग हैं उसकी बात करें तो मार्टिमर व्हीलर ये मानते हैं कि भाई जो सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं, मेसोपोटामिया के लोग हैं, वो आए और विकास किया। गार्डन चाइल्ड का भी मानना है कि सुमेरियन सभ्यता के लोग आए और विकास किया। क्रेमर का ऐसा मानना है कि सुमेरियन सभ्यता जो है वहाँ के चबूतरे और भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो जिगरत था वो दोनों की आकृति सेम टू सेम है, अर्थात कि वहाँ से यहाँ पर लोग आकर के बसे होंगे। इस कारण डी कोशाम्बी इन्होंने भी यही माना है, ठीक है। HD सांकलिया ने भी यही माना है कि भाई वहाँ से लोग आकर के भारत में बसे हैं। इसी कारण ये जो हमारी जो इन्होंने जो हमें जो धारणा इनकी बताई है, जो इनका मत इन्होंने बताया है, तो इसी को हम बात करते हैं कि ये एक विसरणवादी सभ्यता संस्कृति सिद्धांत था। विसरणवादी का क्या मतलब होता है? विसरणवादिता का मतलब क्या होता है, आप इसे लिख लीजिए। विसरणवादी मतलब कोई एक सभ्यता से आ करके दूसरी सभ्यता में बसे और फिर उसका विकास करे, वो विसरणवादी सभ्यता कहलाती है। तो ये सभी व्यक्ति जो हैं ये विसरणवादी सिद्धांत पर चलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से व्यक्ति विसरणवादी सिद्धांत को मानते हैं, तो वो मार्टिमर व्हीलर है, गार्डन चाइल्ड है, क्रेमर है, डी कोशाम्बी है और HD सांकलिया है। दोस्तों एक और बात है, ये विसरणवादी सिद्धांत को मानते हैं ये व्यक्ति, इन्होंने ये जो मत दिया है ये मत विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत कहलाता है। अब हम बात करते हैं, अब दूसरा आता है द्रविड़ संस्कृति से उद्भव। तो दोस्तों द्रविड़ संस्कृति से उद्भव की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का यह मानना है कि आर्यों के आगमन से पूर्व यहाँ पर द्रविड़ लोग आ गए थे। ऐसा कुछ मानते हैं लोग कि आर्यों से पहले द्रविड़ आ गए थे, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इस क्षेत्र में आर्यों से पहले जो है द्रविड़ आ गए थे, ऐसा मानना है लोगों को। हड़प्पा के कंकालों को द्रविड़ों से जोड़ा गया था। यहाँ की जो लिपि थी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, इसे भी द्रविड़ लिपि से जोड़ा गया था। और धार्मिक क्रियाकलापों को भी हमने द्रविड़ों से जोड़ा था, परंतु जोड़ने के बाद भी हमें कुछ चीज़ों को यहाँ पर असमानताएं पाई गई, तो हम इस मत को भी ठुकरा देते हैं कि ये मत भी हमारा जो है द्रविड़ों से होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति ऐसा नहीं माना जाता। क्योंकि लिपि से जोड़ना, धार्मिक क्रियाकलापों को जोड़ना, लिंग पूजा को, मातृ देवी की पूजा को आदि को दर्शाने का प्रयास भी यहाँ पर किया गया था। परंतु आर्यों का आक्रमण जो है हमको यहाँ मिलता है कब? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद हमें आर्यों का आक्रमण मिलता है सभ्यता के पतन के बाद। तो जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि अगर आर्यों का आक्रमण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद हुआ है तो यहाँ पर जो द्रविड़ लोग थे वो नहीं होंगे, यहाँ पर द्रविड़ लोग नहीं होंगे। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है द्रविड़ों की संस्कृति से इसका उद्भव का मत उचित नहीं माना जाता। चलिए हम आगे बात करते हैं। तीसरा मत है आर्य संस्कृति से उद्भव।
आर्यों की संस्कृति से उद्भव की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित एक मत यह दिया जाता है कि आर्य ही सभ्यता के जनक हैं। क्या कहा गया है कि आर्य क्या है, इस सभ्यता के जनक, क्योंकि ऋग्वेद में यहाँ की नदियों की चर्चा की गई है। और दोस्तों यह भी कहा गया है कि ये जो सभ्यता है ये नगरीकृत सभ्यता थी। नगरीकृत सभ्यता थी मतलब यहाँ पर किले बने थे, यहाँ पर बड़े बड़े से टीले थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक काल में जो आर्य रहते थे वो क्या करते थे, किले बना के रहते थे, आर्य रहते थे। तो इंद्र को किलों का रक्षक भी कहा गया है, ठीक है। अर्थात हम आर्यों की संस्कृति से मानते हैं, ये भी थोड़ा सा मत यहाँ पर मानने वाला नहीं होगा, ये मत भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब है हमारा देसी उत्पत्ति का मत। देसी उत्पत्ति के मत में यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता, कब इससे विकास हो रहा है, ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से। और अगला है सोथी संस्कृति से विकास। मतलब देसी उत्पत्ति का मत ये कहता है कि या तो ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है, या तो सोथी संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। और ये दोनों जो है ये हमारे देसी उत्पत्ति के मत कहलाते हैं। ये दोनों देसी उत्पत्ति के मत अर्थात क्रमिक विकास का मत कहलाता है। हम बात करेंगे क्रमिक विकास की। क्रमिक विकास किसे कहते हैं, तो क्रमिक विकास की हम बात करते हैं ना, आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। क्रमिक विकास क्या होता है, ऐसा विकास अर्थात वहीं के लोगों ने अपना धीरे धीरे विकास किया और वो ग्रामीण सभ्यता से नगरी सभ्यता की ओर आ गए, उसको ही बोलते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत। अब देखो हम इसे बात करते हैं। ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से विकास अर्थात बलूचिस्तान क्षेत्र के ग्रामीण स्थल जैसे नाल, कुल्ली और आमरी, तो नाल, कुल्ली और आमरी में संबंध यहाँ पर बताया जाता है कि प्राग हड़प्पा सभ्यता से यहाँ पर नाल, कुल्ली और आमरी के ग्रामीण स्थलों की समानता पाई जाती है। अर्थात ऐसा कहा गया है कि ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ होगा। आगे बात करें हम सोथी संस्कृति से, तो सोथी संस्कृति से किस आधार पर हुआ है, सोथी संस्कृति से विकास अर्थात राजस्थान की बीकानेर क्षेत्र में विकसित सोथी संस्कृति के मृदभांड तथा हड़प्पा के मृदभांड में समानता दिखाई गई है। सोथी संस्कृति ये बोल रही है कि जो राजस्थान में जो बीकानेर क्षेत्र है, राजस्थान का बीकानेर, यहाँ पर जो सोथी संस्कृति का विकास हुआ था, वहाँ के मृदभांड और सिंधु घाटी के मृदभांड, इन दोनों में समानता पाई जाती है। तो अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि सोथी संस्कृति से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि जो ये क्रमिक हमारा जो विकास है, कैसा विकास माना जा रहा है, क्रमिक विकास। देसी उत्पत्ति का मत ही क्रमिक विकास कहलाता है। मतलब वहीं पर जो रहने वाले लोग थे उन्होंने अपना विकास किया और वो ग्रामीण सभ्यता से नगरी सभ्यता की ओर बढ़ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं देसी उत्पत्ति के मत को मानने वाले कौन कौन हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करें, ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता को मानने वाले लोग हैं फेयर सर्विस और रोमिला थापर। ये किसको मानते हैं, ईरानी व बलूचिस्तानी सभ्यता को। अब बात करें अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल और अल्पिन दंपत्ति, ये किस आधार को मानते हैं, ये मानते हैं सोथी संस्कृति को, कि ये इनका मानना है कि सोथी संस्कृति से ही विकास हुआ होगा। अब दोस्तों हमने अभी तक जितना भी देखा कि जो है द्रविड़ संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ होगा, या फिर विदेशी मत जो हमने देखे उसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ होगा, या फिर देसी संस्कृति से, तो सभी मत हमारे खारिज हो जाते हैं। परंतु देसी उत्पत्ति का मत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है यहीं के लोगों ने धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से अपनी विकसित सभ्यताएं कर ली। तो देसी उत्पत्ति का मत जो है ये क्रमिक विकास का सिद्धांत ही माना जाता है। अब दोस्तों हम अगला हमारा आयाम देखते हैं कालक्रम। किसकी बात करते हैं, कालक्रम की। समय अवधि की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक था। तो यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकार मत हैं जिन्होंने अलग अलग अपना कालक्रम निर्धारित किया है और बताया है। तो जैसे जॉन मार्शल के द्वारा देखें 3250 बीसी से 2750 इन्होंने अपना कालक्रम बताया है। मार्टिमर व्हीलर की बात करें
तो 2500 से लेकर के 1500 बीसी तक का कालक्रम मार्टिमर व्हीलर ने बताया है। डीपी अग्रवाल की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने 2350 से 1750 बीसी तक का कालक्रम बताया है। माधव स्वरूप वत्स की बात करें तो 3500 बीसी से 2500 बीसी तक का कालक्रम माधव स्वरूप वत्स का था। डेल्स की बात करते हैं, इन्होंने 2900 से लेकर के 1900 बीसी तक का कालक्रम बताया है। फेयर सर्विस की बात करें तो 2000 से लेकर के 1500 बीसी तक का कालक्रम इन्होंने बताया है। इन्होंने अपने अपने आधार पर, ठीक है, इन्होंने अपने अपने आधार पर अलग अलग तरीके से अपना अपना कालक्रम निर्धारित किया है। अब दोस्तों मैं इसमें आपको एक चीज़ बताऊंगा कि किसको आपको याद रखना है, एग्जाम में कौन सा ज़्यादा पूछा जाता है या आता है। हम इससे पहले भी बात कर लेते हैं कि रेडियो कार्बन या C14 जिसे कहा जाता है, C14 रेडियो कार्बन जो होता है, कार्बन डेटिंग के आधार पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है ये 3 चरणों में बटा हुआ है। कितने चरणों में है? 3 चरणों में बटा हुआ है। देखिए, पहला है पूर्व हड़प्पा चरण। पूर्व हड़प्पा चरण क्या है? तो 3500 से लेकर के 2600 बीसी तक का, 3500 से 2600 बीसी तक का, मतलब पूर्व हड़प्पा चरण की जो बात कही गई यहाँ पर माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2600 बीसी तक की बात कही है, तो पूर्व हड़प्पा का कालक्रम यहाँ पर बताया है। अब हम परिपक्व हड़प्पा की बात करें तो 2600 से लेकर के 1900 का जो कालक्रम है वो हमारा परिपक्व हड़प्पा का कालक्रम जाना जाता है। परिपक्व मतलब इस समय हड़प्पा सभ्यता एकदम चरम पर थी, ठीक है, और यही क्रम हमको ध्यान भी रखना होता है परिपक्व हड़प्पा का, 2600 से 1900 बीसी तक का। उत्तर हड़प्पा की चरण की बात करें तो 1900 बीसी से आगे की जो कालक्रम आता है वो हमारा उत्तर हड़प्पा चरण का होता है, मतलब कि अंतिम समय वाला जो कालक्रम है। परंतु दोस्तों इन सब में जब सर्वमान्य हम हड़प्पा सभ्यता की कालक्रम की बात करें तो वो हमारा आ जाएगा 2300 से 1750 बीसी तक का। ये हमारा जो है सर्वमान्य होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में कुछ और पूछा जाता है, जैसे जॉन मार्शल के द्वारा क्या दिया गया था, तो 3250 से 2750, इसको ध्यान में रखना है। एक मार्टिमर व्हीलर के द्वारा दिया गया, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। माधव स्वरूप वत्स के द्वारा कालक्रम क्या दिया गया था, 3500 से 2500 बीसी वाला, ये कालक्रम को ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर परिपक्व हड़प्पा का कालक्रम कब से कब तक माना गया है, तो ये 2600 से लेकर के 1900 बीसी का है, और सर्वमान्य जो है वो है 2300 से लेकर के 1750 बीसी तक का कालक्रम। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो, जो वीडियो देख रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो आई बटन होती है वहाँ पर हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्ले स्टोर में आप जाइए हमारे, उसमें आपको सारे इतिहास के जितने मैंने वीडियो पढ़ाए हैं आपको वो मिल जाएंगे। अगर आप दोस्तों कोई सा और सब्जेक्ट चाहते हो पढ़वाना, आप उसे पढ़ना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो तो आपकी डिमांड पर हम वो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं आपकी कमिटमेंट पर। तो दोस्तों हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।